वेलकम माय डियर रॉकेट्स। अगर आप कोर्ट रूम ड्रामा मूवीज के फैन हो तो आपको ये मूवी बहुत ही बेहतरीन लगेगी, और अगर आप खुद को इस जॉनर का फैन नहीं भी मानते हो तो आज मूवी देखने के बाद आप इसके फैन हो ही जाओ। This is the reaction video, or you can say the comment video on the video of Mr. Hindi Rocker. All the credit of making the video is goes to Mr. Hindi Rocker. You will get the link of original video and his channel in my description. Thank you very much. Okay, ये एक रियल इंसान की बायोग्राफिकल मूवी है। 40 से 50 साल पहले कोरिया में मिलिट्री रूल था। उसके खिलाफ जब भी कोई आम जनता आवाज उठाती तो उन्हें ऑन द स्पॉट अरेस्ट कर लिया जाता था। उसके बाद जेल से निकलने का उनके पास कोई रास्ता ही नहीं होता। तब एक लॉयर उनके लिए लड़ने आया, और फिर देखिए किस बेहतरीन तरीके से वो लॉयर उनके लिए लड़ता है। दोस्तों, इस मूवी में जिसका नाम है अटर्नी। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो और अगर आपको अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मूवी की शुरुआत 1978 में होती है। हमें सॉन्ग नाम के एक लॉयर को दिखाते हैं जो साउथ कोरिया के बुसान सिटी से आया है। वो अपने चीफ से मिलने जाता है और कहता है, यहाँ पर कोई भी परिवार रियल एस्टेट केसेस नहीं ले रहा है, पर मैंने फुल टाइम सिर्फ रियल एस्टेट केसेस को लेने का ही फैसला किया है जिसमें मुझे सर आपकी मदद चाहिए। चीफ भी मान जाता है। अब सॉन्ग काम शुरू करता है और ऐसे लोकेशंस पर जाकर अपना बिजनेस कार्ड देता है जहां बहुत धनी लोग रहते हैं। धनी लोगों से याद आया, आजकल अंबानी जी के लड़के की शादी हर तरफ इंस्टाग्राम फेसबुक फीड पे फीड आ रहे हैं। खैर, और उन धनी लोगों के पास वो इसीलिए जा रहा है क्योंकि अगर प्रॉपर्टी खरीदने बेचने में उन्हें कोई इलीगल अड़चन आए तो वो सॉन्ग को कांटेक्ट करेंगे। फिर लॉयर्स की एक मीटिंग होती है जहां दो लॉयर्स सॉन्ग के सामने कह देते हैं कि यार, तुमने सॉन्ग का नाम सुना है क्या? सुना है वो कभी लॉ स्कूल या यूनिवर्सिटी कहीं गया ही नहीं, डायरेक्ट बार काउंसिल का एग्जाम देकर पास हो गया, और अब तो वो सिर्फ रियल एस्टेट केसेस ही ले रहा है। इतने में चीफ आ जाते हैं तो सॉन्ग एकदम शांति से उठकर उन लॉयर से कहता है कि आप लोग जिस सॉन्ग की बात कर रहे थे वो मैं हूँ, ये लीजिए मेरा कार्ड। अगर रियल एस्टेट केसेस में कोई भी प्रॉब्लम हो तो तुरंत मुझे कॉल कर देना। वो लोग भी चौंक जाते हैं। अब सॉन्ग ने यहाँ अपना ऑफिस लगा लिया होता है और ये है उसका असिस्टेंट अशीन। दरअसल उस वक्त मोस्टली लॉयर्स रियल एस्टेट केसेस नहीं लेते थे, जिसकी वजह से सॉन्ग को बहुत सारे क्लाइंट्स मिलने लग जाते हैं और उसकी अच्छी कमाई भी हो जाती है। पहले सॉन्ग की कमाई उतनी नहीं होती, जिसकी वजह से वो अपनी पत्नी और दो बच्चों के साथ एक छोटे घर रेंट पर था, पर अब वो बहुत कमा लेता है तो उसने एक बड़े अपार्टमेंट में एक फ्लैट भी देख लिया है बढ़िया वाला, जो उसे पसंद भी आ जाता है। लेकिन वो ऑलरेडी एक औरत ने खरीद लिया था। सॉन्ग कहता है कि देखिए, मुझे ये घर चाहिए। वो कहती है, अरे तो इस अपार्टमेंट में और भी तो घर खाली है, उन्हें देख लीजिए आप। नहीं 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 नहीं, मुझे यही घर चाहिए। आप एक काम करिए, आपने $20,000 में खरीदा है ना, तो मैं आपको 25,000 देने को तैयार हूँ। आप बस मुझे एक घर बेच दीजिए। वो औरत तो गुस्सा नहीं होती बल्कि तुरंत मान जाती है। उसको चाहिए क्या था? $5,000 का फायदा जो हो रहा है। लेकिन ये भी पूछती है कि आप एक बात बताइए, आप नया घर क्यों नहीं लेना चाहते? इसी घर पे क्या रखा हुआ है? तब सॉन्ग को पुरानी बातें याद आती है। दरअसल 7 साल पहले जब ये अपार्टमेंट बन रहा था तो सॉन्ग यहीं पर काम करता था। सॉन्ग छोटी उम्र से एक लॉयर बनना चाहता था और इसी वजह से हाई स्कूल की पढ़ाई के बाद डायरेक्ट लॉ एग्जाम देने के लिए कई सारी बुक्स पढ़ना शुरू कर दी थी। लेकिन फैमिली सिचुएशन की वजह से वो कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करने लगा था, अपना गुजारा वगैरह करने के लिए। जब उसकी वाइफ ने पहले बच्चे को जन्म दिया तो सॉन्ग के पास इतने पैसे नहीं थे कि उसे हॉस्पिटल डिस्चार्ज करवाए। उसने कुछ वर्कर से पैसे उधार लिए और अपने सारे लॉ बुक्स बेचकर पैसे जुटाए। वो जब पैसे लेकर हॉस्पिटल जाता है तो पता चलता है कि कोई पहले से बिल भर चुका है। तब पता चलता है कि सॉन्ग जिस होटल में खाना खाता था उसकी ओनर ने ही बिल भरा है। वो सॉन्ग को अपने होटल ले जाकर कहती है कि तुम एक काम करो, हॉस्पिटल बिल के पैसे तो तुम बाद में दे देना, लेकिन हाँ प्लीज पिछले महीने का जो अकाउंट है उसे सेटल कर दो, वरना मुझे वो मटन सप्लाई करने वाला कसाई मार डालेगा। ओनर ने सॉन्ग से जबरदस्ती तो नहीं की होती है, लेकिन फिर भी सॉन्ग को बहुत बुरा लगता है कि उसकी ऐसी हालत हो गई है कि उसके पास पैसे ही नहीं है। उसके पास कुछ पैसे होते हैं, लेकिन अगर वो उन्हें होटल ओनर को दे देगा तो घर में उसकी पत्नी जिसका भी बच्चा हुआ है वो भूख से उसकी कैसे परवरिश करेगा वो। जब होटल ओनर चले जाती है तो सॉन्ग चुपके से बिना पैसे दिए वहां से खिसक जाता है, पर उसे ऐसा करते हुए होटल ओनर का बेटा पार्क देख लेता है। सॉन्ग डिसाइड करता है कि इस तरह तो वो कभी लॉयर बन ही नहीं पाएगा। सोचकर वो भागकर उस दुकान पर जाता है जहां उसने अपने लॉ बुक्स बेचे थे और पैसे लौटाकर अपने बुक्स वापस ले लेता है। फिर वो जी जान से मस्त पूरी मेहनत करके पढ़ाई करना शुरू कर देता है। दिन रात की मेहनत और लगन के बाद वो बिना किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी की मदद से बार काउंसिल के एग्जाम के लिए बैठ जाता है और पास भी हो जाता है। और अब वो एक इंडिपेंडेंट लॉयर है। आखिर उस घर को वो खरीद लेता है और अपनी वाइफ, बेटी और बेटे को वहां पर लेकर आता है। सॉन्ग बच्चों को बताता है कि तुम्हें पता है, जब ये फ्लैट बन रहा था तो मैं यहाँ पर काम करता था। उसी दिन मैंने ठान लिया था कि कैसे भी करके मैं यही घर खरीदूंगा। फिर सॉन्ग अपने परिवार के साथ उसी होटल में जाता है जिसकी ओनर ने उसे कई दिन खाना खिलाया था, और वो अभी मुफ्त में। सॉन्ग उनके पास जाकर कहता है कि क्या आपने मुझे पहचाना? वो कहती है, नहीं बेटा, कौन हो तुम? मैं सॉन्ग हूँ, वही जिसने आपका एहसान तो जी भर के लिया है लेकिन कभी चुकाया नहीं। ओनर हैरान रह जाती है कि अच्छा वही सॉन्ग जो लॉयर बनने के सपने देखता था और वो पागलों की तरह बुक्स के बीच पड़ा रहता था 24 घंटे। हाँ माँ जी, मैं वही पागल हूँ। पर
आज मैं लॉयर बन गया हूँ भगवान की कृपा से। और ये सुनकर वो बड़ी खुश होती है। सॉन्ग उन्हें कुछ पैसे देता है पर वो लेने से इनकार कर देती है कि तुम जिंदगी में कुछ बने ये कम है क्या बेटा मेरे लिए। अब पैसे लेकर मुझे पराया मत करो। और अब जो तुम्हारा परिवार जी भर के खा रहा है उसके भी मैं पैसे नहीं लूंगी, समझे। सॉन्ग बहुत इमोशनल होकर उनके गले लग जाता है क्योंकि उस औरत में इसे अपनी माँ नजर आती है। सॉन्ग इनके लिए कुछ करना चाहता है, इसलिए वो रोज अपनी असिस्टेंट आशिन को इसी होटल का खाना खिलाता है, पर बिल अमाउंट के ऊपर टिप्स भी रखता है। आशिन भी कहता है कि बॉस मुझे क्लाइंट्स को भी संभालना पड़ता है, उनके लिए चाय पानी का भी तो बंदोबस्त करना पड़ता है, मैं मैनेज नहीं कर पा रहा हूँ। आशिन की मदद के लिए वो एक और स्टाफ को अपॉइंट कर लेता है। एक दिन अपार्टमेंट की एक औरत सॉन्ग से टैक्स के बारे में कुछ सलाह वगैरह मांगती है। सॉन्ग उसको सब कुछ एकदम क्लियरली समझा देता है, ऐसा ऐसा होता है, वैसा वैसा होता है, और बहुत वो खुश भी होती है वो लेडी। अब सॉन्ग समझ जाता है कि वो सिर्फ रियल एस्टेट केसेस से नहीं बल्कि टैक्स केसेस भी डील कर सकता है, क्योंकि उसको बढ़िया लग रहा था वो। तब उसके ऑफिस के आगे कुछ लॉयर्स खड़े होकर नारे लगाते हैं कि तुम्हारी तरह हम भी रियल एस्टेट केसेस लेने वाले हैं। दरअसल रियल एस्टेट के केसेस लेकर सॉन्ग बहुत पैसे कमाने लग गया था। हालांकि बाकी लॉयर्स उतना नहीं कमा पाते थे। वो भी कह देते हैं कि सिर्फ तुम्हारी वजह से हमें ये रास्ता अपनाना पड़ रहा है। सॉन्ग गुस्से में नीचे जाता है, लेकिन तभी मिलिट्री उन प्रोटेस्टर्स पर स्मोक बॉम्ब फेंककर उन्हें वहां से हटा देती है। दरअसल उस वक्त साउथ कोरिया में तानाशाही चल रही थी और सब कुछ मिलिट्री के कंट्रोल में था। प्रोटेस्ट धरना वगैरह जो भी करता था उसे तुरंत पकड़ लिया जाता था। तब देश के एक हायर ऑफिशियल को दिखाते हैं जो जुवान नाम के एक पुलिस डिटेक्टिव को बुसान जाने के लिए कह देता है, क्योंकि वहां पर कम्युनिस्ट ग्रुप्स हैं जो प्रोटेस्ट करके मिलिट्री रूल को खत्म करना चाह रहे हैं। वो कहता है कि तुम्हें वहां जाकर उन कम्युनिस्ट को अपने कंट्रोल में करना है और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो तुरंत तुरंत उन्हें अरेस्ट कर लो। जुआन भी बुसान के लिए निकल जाता है। यहाँ होटल ओनर का बेटा पार्क अपने फ्रेंड्स के साथ कुछ बुक्स वगैरह शेयर करता है और वो सब मिलकर अब किसी विषय में पढ़ने लग जाते हैं। उनके जाने के बाद सॉन्ग अपने फ्रेंड्स को लेकर होटल में आता है। इनमें से एक फ्रेंड मीडिया में काम करता है जिसका नाम है रोनन। वो टीवी चलाते हैं तो न्यूज में बताते हैं कुछ स्टूडेंट्स ने मिलकर सरकार के खिलाफ नारे उठाए थे और पुलिस ने उनको बहुत पीटा भी। रोनन कहता है ये तानाशाही न जाने कब खत्म होगी इस देश से। बताओ स्टूडेंट्स को भी नहीं छोड़ रहे हैं ये लोग, इस तरह तो ये देश नर्क बन जाएगा। बट सॉन्ग कहता है कि सरकार बिल्कुल ठीक कर रही है। स्टूडेंट्स का काम है पढ़ना, तो इन लोगों को सरकार के खिलाफ बोलने की जरूरत क्या है। हाँ, उन्हें मारकर सरकार ने बिल्कुल ठीक किया। रोनन को गुस्सा आ जाता है कि उन स्टूडेंट्स में जो हिम्मत है वो हम में नहीं है। यही है इस देश की प्रॉब्लम। वो लोग अपने लिए नहीं सबके लिए प्रोटेस्ट कर रहे थे, और वैसे भी बच्चों को मारकर क्या बताना चाहती है सरकार। इस बात पर यहाँ दोनों में हाथापाई हो जाती है और बाकी दोस्त मिलकर फिर उन्हें फाइनली अलग करते हैं। उनके जाने के बाद सॉन्ग अकेला होटल में बैठा होता है। होटल ओनर उसके घाव पर दवा लगाकर बाहर आ जाती है। तभी पार्क क्लीनिंग कर रहा होता है। सॉन्ग कहता है कि बेटा तुम भी हाई स्कूल में पढ़ते हो ना, कभी किसी प्रोटेस्ट में मत जाना, समझे। प्रोटेस्ट करना बहुत बुरी बात होती है। इस पर पार्क कहता है कि बुरा तो सरकार कर रही है हमारे साथ, अगर हम प्रोटेस्ट नहीं करेंगे तो पीढ़ी दर पीढ़ी इस मिलिट्री सरकार की तानाशाही के नीचे मर जाएंगे हम लोग। इसको जीना कहते हैं आप। सॉन्ग भी गुस्से में बिल के पैसे, उसकी पढ़ाई के पैसे और भी कुछ पैसे वहाँ टेबल पर फेंकता है, पर पार्क उसे हाथ नहीं लगाता। तभी सॉन्ग के मुंह से कोई गाली निकल जाती है और तब होटल ओनर वहां पर आती है। वो सॉन्ग पर चिल्लाती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को गाली देने की। वो जो कर रहा है ठीक कर रहा है, कम से कम वो तुम्हारी तरह सरकार की चापलूसी तो नहीं कर रहा। थोड़े पैसे के आगे तुम्हारे पास अच्छे बुरे का लिहाज भूल गए तुम। इस तरह वो डांट कर सॉन्ग को बाहर निकाल देती है। इसी बीच पुलिस डिटेक्टिव जुआन बुसान पहुंच जाता है। उसका प्लान कम्युनिस्ट को पकड़ना नहीं बल्कि इस बात का ध्यान रखना है कि अगले जनरेशन में कोई कम्युनिस्ट हो ही ना। यानी साफ साफ है वो सीधा स्टूडेंट्स को ही टारगेट कर रहा है जो कम्युनिज्म के बारे में सीखते हैं, लोगों के हक के लिए लड़ते हैं और सरकार पर उंगली उठाते हैं, उन सभी को ये पकड़ने वाला है। जुआन ने एक मेडिक को बुला भेजा था। मेडिक यानी मेडिकल केयर देने वाला। जुआन ने इसे किस लिए बुलाया ये तो खैर बाद में पता चलेगा। अब जुआन एक जगह पर पहुंचता है जहां पर कुछ स्टूडेंट्स बुक्स पढ़ रहे होते हैं। जुआन उन सभी को कम्युनिस्ट कहकर अरेस्ट कर लेता है और उन्हें खूब मारता भी है। उन्हीं स्टूडेंट्स में पार्क भी होता है। इस बात से बेखबर होटल ओनर अपने बेटे को हर जगह ढूंढती है। एक महीना बीत जाता है। एक दिन सॉन्ग उनसे माफी मांगने आता है पर होटल तो बंद होता है। आसपास पूछने पर सॉन्ग को पता चल जाता है कि पार्क तो एक महीने पहले लापता हो गया था और उसकी माँ बेचारी उसे अभी भी ढूंढ रही है। सॉन्ग अब अपने ऑफिस आता है। तब एक बहुत बड़ी कंपनी का मालिक सॉन्ग से मिलने आता है और कहता है कि आज से हमारी कंपनी के लीगल लॉयर आप होंगे। क्लाइंट के जाने के बाद अश्विन बताता है कि बॉस ये साउथ कोरिया की टॉप 10 कंपनीज में से एक का मालिक है, हमारी लाइफ तो सेट हो जाएगी। कहकर वो खुशी से झूमने लग जाता है। पर सॉन्ग उदास है क्योंकि उसे पार्क की टेंशन है, होटल ओनर की टेंशन है। वो आशिन से कहता है कि अगर तुम पुलिस में किसी को जानते हो यार तो पता लगाओ कि होटल ओनर का बेटा पार्क है कहाँ पर और उसके साथ हुआ क्या है। एक दिन उसका चीफ उसे बताता है कि मिलिट्री सरकार के चलते हर तरफ अब अव्यवस्था फैला रही है और सरकार का उत्पीड़न तो इस कदर बढ़ चुका है कि वो स्कूल और कॉलेज स्टूडेंट्स को अरेस्ट करके उनको मारने भी लगे हैं। इतना ही नहीं, बुसान के एक स्टूडेंट ग्रुप को उन्होंने अरेस्ट भी कर लिया है और उन्हें कोर्ट के सामने पेश करने वाले हैं। तुम्हें तो पता ही है कि मिलिट्री रूल में होता क्या है। अब बेचारे उन स्टूडेंट्स को वो सजा दिलवाएंगे। इससे तो देश की अगली पीढ़ी अन्याय और अत्याचार के खिलाफ कभी खड़ी हो ही नहीं पाएगी। ये बच्चे अपने लिए नहीं अपने देशवासियों के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन हम है कि हाथ पे हाथ धरे बैठ रहे हैं, कुछ कर ही नहीं रहे।
उनके फ्यूचर को नष्ट कर रहे हैं। हमें ये सब कुछ रोकना होगा सॉन्ग। मैं चाहता हूँ कि उन स्टूडेंट्स का केस अब तुम लो। बट सॉन्ग कहता है सर मुझे खुद ऐसे प्रोटेस्ट से नफरत है। सरकार हमारी सुरक्षा के लिए सब कर तो रही है, मैं खुद ऐसे प्रोटेस्टर्स को गोली से उड़ा देता। आप शुक्र करो कि सरकार ने उन्हें सिर्फ अरेस्ट किया है। अब ये सुनकर चीफ गुस्सा हो जाते हैं और कहता है कि कोई बात नहीं सॉन्ग, मैंने तो सिर्फ तुमसे पूछा था कि तुम ये केस ले सकते हो या फिर नहीं। अगर तुम नहीं चाहते हो तो मैं फोर्स नहीं करूंगा। जाओ अपना ख्याल रखना। ये कहकर चीफ चला जाता है। अब सॉन्ग ऑफिस जाता है तो वहाँ होटल ओनर आती है और सैंग को एक लेटर दिखाती है, जिसको देखकर सॉन्ग समझ जाता है कि चीफ जिस केस का जिक्र कर रहा था, पार्क उन्हीं स्टूडेंट्स के ग्रुप में फंसा हुआ है। उसे दूसरे स्टूडेंट्स के साथ जेल में बंद किया गया है। होटल ओनर कहती है बेटा, मैं अपने बेटे से मिलने जेल गई पर वो लोग मुझे अंदर नहीं जाने दे रहे। तुम प्लीज मेरे साथ चलो, मेरा बेटा बेकसूर है। ये कहकर वो सॉन्ग के पैर पकड़ने लग जाती है कि प्लीज मेरे साथ चलो। पर सॉन्ग को आज उस बड़ी कंपनी के मालिक से मिलना होता है जिसने अपनी कंपनी के सारे रियल एस्टेट केसेस सॉन्ग को डील करने का वादा किया है। ये होटल ओनर की बात नहीं मानता और मीटिंग में चला जाता है। पर हाँ, उसके मन में शांति नहीं होती। तब अश्विन बताता है कि पार्क को नेशनल सिक्योरिटी लॉ के तहत अरेस्ट किया गया है। आप उसका केस कतई मत लेना, वरना सरकार की नजरों में हम भी एंटी नेशनल हो जाएंगे। लेकिन सॉन्ग का दिल नहीं मानता। वो होटल ओनर के पास जाता है और उसे हिम्मत देता है कि मैं अब आपके बेटे पार्क को आपसे मिलवाऊंगा। फिर वो और होटल ओनर जेल जाते हैं, लेकिन गार्ड्स उन्हें अंदर अलाउ करते ही नहीं। तब सॉन्ग उन्हें कुछ लॉ पॉइंट्स बताता है, फिर वो मानते हैं। वो पार्क को लाते हैं तो ऐसा लगता है कि वो बेहोश है। वो एक शब्द भी नहीं बोलता। अचानक वो कहता है कि हाँ हाँ, सारी गलती मेरी ही थी। लगता है उसको पीट पीट कर ये कहने पे मजबूर किया गया है कि वो ये कहे कि सारी गलती उसकी है। होटल ओनर को शक होता है और वो पार का शर्ट उतार कर देखती है तो बेचारे को बहुत चोट लगी होती है। सॉन्ग गार्ड से लड़ने लगता है कि एक छोटे लड़के को तुम इस तरह से कैसे मार सकते हो। होटल ओनर तो गुस्से में पुलिस गार्ड को पीट ही देती है। आखिर वो पार को पकड़कर अंदर लेकर चले जाते हैं। सॉन्ग को बहुत गुस्सा आता है। वो चीफ के पास जाकर पूछता है कि ये बताइए, नेशनल सिक्योरिटी लॉ में एंटी नेशनल किसे कहा जाता है। जी बताता है कि ऐसे बुक्स पढ़ना जिनमें सरकार के खिलाफ कुछ लिखा है, ऐसे ऑर्गेनाइजेशन के साथ कनेक्शन रखना जो सरकार की कमियों या गलतियों के खिलाफ प्रोटेस्ट करते हैं, सरकार के खिलाफ नारे लगाना, कम्युनिज्म को सपोर्ट करना, इस तरह की एक्टिविटीज नेशनल सिक्योरिटी लॉ के अंडर आती हैं। ये कहकर वो सॉन्ग को इससे रिलेटेड कुछ बुक्स भी देता है। सॉन्ग्स फिर सारे बुक्स को पढ़कर नेशनल सिक्योरिटी लॉ की बारीकियों को समझता है। फिर वो चीफ से कहता है कि मैं ये केस लेना चाहता हूँ क्योंकि अब मुझे कुछ करना है। पर चीफ कहता है कि तुम्हें तो प्रोटेस्टर से नफरत है ना, फिर तुम ये केस लड़ोगे कैसे। ये दूसरे केसेस की तरह नहीं है, ये जमीर की और सिद्धांत की बात है। अगर तुम्हें उन बच्चों का प्रोटेस्ट गलत लगता है तो तुम ये केस ना ही लो तो अच्छा होगा। पर सॉन्ग कहता है कि सर आप ठीक कहते हैं, लेकिन न जाने क्यों पार को उस दिन जेल में देखकर, उसकी हालत को देखकर मुझे लगा कि मैं इतने दिन गलत सिद्धांतों पर विश्वास करता रहा और अब मैं ऐसा नहीं कर सकता। प्लीज मुझे किसी भी तरह ये केस दे दीजिए आप। सॉन्ग का दृढ़ निश्चय देखकर वो चीफ उसे केस दे देते हैं। पहली सुनवाई के पहले ही दिन जज सॉन्ग से कहता है कि तुम तो रियल एस्टेट केसेस करके मालामाल हो रहे थे, अब क्या हो गया तुम्हें, ये केस क्यों लिया। उन बच्चों को सजा तो मिलेगी, लेकिन तुम्हारे लिए हाँ, मैं उनकी सजा को कम करवा दूंगा। सॉन्ग चौंक जाता है कि केस शुरू होने से पहले जज सजा की बात कर रहा है। ये क्या है। सुनवाई के लिए पार्क और उसके फ्रेंड्स के हाथ बांधकर कोर्ट में खड़ा किया जाता है। जज कुछ कहने वाला होता है कि सॉन्ग कहता है शुरू करने से पहले इन बच्चों के हाथ खोल दीजिए और इन्हें बैठने को दीजिए। ये लोग क्रिमिनल्स नहीं है और जब तक कुछ साबित नहीं होता इन्हें बेसिक ह्यूमन राइट्स और रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए। फिर जज भी मान जाता है। अब सरकार की तरफ से लड़ने वाला प्रोसिक्यूटर शुरू करता है। वो कहता है कि इन लड़कों ने, खासकर ये पार्क ने, ऐसे सिद्धांतों वाले बुक्स पढ़े हैं जो सरकार के खिलाफ हैं। इसने अपने फ्रेंड्स के साथ मिलकर कई मीटिंग्स बुलवाई हैं और ये लोग कम्युनिस्ट सिद्धांतों के बारे में पढ़ते हैं, उन्हीं सिद्धांतों पर विश्वास करते हैं। और ये सब मैं ऐसे नहीं कह रहा, बल्कि पार्क ने खुद अपना स्टेटमेंट दिया है। अब जज पार्क से पूछता है कि क्या तुमने ऐसा स्टेटमेंट दिया था। पार्क कहता है हाँ, पर मुझे मार मार कर जबरदस्ती ये स्टेटमेंट लिया गया था। पर जज उसे बात पूरी करने ही नहीं देता और पूछता है कि तुमने स्टेटमेंट दिया या नहीं, सिर्फ हाँ या ना में जवाब दो। वो कहता है हाँ दिया। अगले दिन सॉन्ग ऑफिस आता है तो अश्विन कहता है बॉस, उस बड़ी कंपनी का मीटिंग दोपहर को है, आप पार का केस छोड़िए और मीटिंग के लिए चलिए। सॉन्ग कहता है कि नहीं, मैं पार का केस उसके लिए या उसकी माँ के लिए नहीं लड़ रहा। ये केस मैं अपने बच्चों के लिए, तुम्हारे बच्चों के लिए, सभी के बच्चों के लिए लड़ रहा हूँ। अगर आज हम चुप रहे ना तो कल हमारे बच्चे, तुम्हारे बच्चे और हम सभी के बच्चे तानाशाही सरकार के गुलाम बन के रह जाएंगे। अगली सुनवाई में प्रोसिक्यूटर कुछ बुक्स को पेश करता है और कहता है कि जो पार्क और उसके फ्रेंड्स ने पढ़े थे उसमें हर जगह कम्युनिस्ट थॉट्स भरे पड़े थे और ऐसे बुक्स पढ़ना हमारे देश और सरकार के सिद्धांतों के बिल्कुल खिलाफ है। इससे हमारे देश को खतरा है। इस बुक का ऑथर भी एक कम्युनिस्ट है। ऐसे बुक्स पढ़ेंगे तो ये लोग सरकार के खिलाफ काम करेंगे और ये हम अलाउ नहीं कर सकते। इस तरह प्रोसिक्यूटर इन बुक्स को एविडेंस के तौर पर पेश करता है। सॉन्ग भी कहता है कि लगता है प्रोसिक्यूटर साहब ने ठीक से रिसर्च नहीं की। इसका ऑथर सोवियत यूनियन में रहता जरूर था लेकिन वो कम्युनिस्ट नहीं है, वो एक ब्रिटिश राइटर है।
इतना ही नहीं, आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं कि हमारे युद्ध में भी ब्रिटेन ने हमारा साथ दिया था। और एक फ्रेंडली देश के ऑथर को पढ़ना गलत कब से हो गया, ये बताइए। और हाँ, मानता हूँ इस बुक में कम्युनिज्म है, लेकिन सिर्फ उसकी अच्छाइयाँ बताई गई है, ना कि उसे किसी पर फोर्स किया गया है। और वैसे भी हमारी यूनिवर्सिटीज ने स्टूडेंट्स को इस बुक को पढ़ने की परमिशन दी है। ऐसे में इस बुक को पढ़ना या उसके बारे में डिस्कस करना नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरा कैसे बन गया, ये बताइए। इस तरह सेकंड हियरिंग में सॉन्ग का साइड बड़ा स्ट्रांग हो जाता है। अब सॉन्ग पार्क से मिलने जेल जाता है और पूछता है तुम्हें कहाँ ले जाकर मारा गया था। हो सकता है हमें वहां पर कोई क्लू मिल जाए जिससे मैं ये प्रूव कर दूं कि तुम्हें टॉर्चर किया, फिर तुमसे वो स्टेटमेंट बुलवाया गया। पार्क कहता है पता नहीं, वो लोग मेरी आंखें बंद करके लेके गए थे। इससे मुझे पता ही नहीं होता कि मैं कहाँ पर हूँ। लेकिन हाँ, वहां पर ट्रेन की आवाज आती थी। अब सॉन्ग ऐसी जगहों को ढूंढता है जो ट्रेन ट्रैक के पास हो और वहाँ सरकारी बिल्डिंग्स हो जहाँ पुलिस सॉन्ग को लेकर गई होगी। उसे एक ऐसी पुरानी फैक्ट्री का पता चलता है। वो अंदर जाकर देखता है तो पता चलता है कि यही पार्क और उसके फ्रेंड्स को टॉर्चर किया गया था। लेकिन तभी वहां पर जुआन आकर उसे पकड़ लेता है। फिर सॉन्ग का आईडी देखकर वो समझ जाता है कि अच्छा, यही है वो लॉयर जो पार्क और उन स्टूडेंट्स का केस लड़ रहा है। हालांकि उन सभी को जुआन ने अरेस्ट किया था। वो सॉन्ग को धमकाता है कि ये लड़के देश की सुरक्षा के लिए खतरा है, तुम उनका केस छोड़ दो वरना तुम्हारे साथ सरकार क्या करेगी तुम ये नहीं सोच सकते हो। अगली हियरिंग में सॉन्ग पार्क से ये पूछता है कि तुमने स्टेटमेंट दिया कि तुम सरकार के खिलाफ काम कर रहे थे, क्या वो तुमने अपनी मर्जी से दिया या फिर तुमसे जबरदस्ती की गई थी। देखो, डरो मत, तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ है उसे पूरी तरह सच सच एक एक पॉइंट के साथ डिटेलिंग में बताओ। अब वो बताता है कि उसे और उसके फ्रेंड्स को अरेस्ट करके एक जगह पर ले जाया गया। वहाँ उन्हें जुआन ने बहुत मारा, यहाँ तक कि उनका खून भी निकाला। जुआन ने इन्हें ऐसे गुनाह को कबूल करने पे मजबूर किया था जो इन्होंने कभी किया ही नहीं। टॉर्चर के दर्द को याद करते हुए पार्क रो पड़ता है और वो कोर्ट के सामने सब कुछ डिटेलिंग के साथ सच बता देता है। इस पर कोर्ट में बैठे आम लोग खड़े उठ जाते हैं और नारे लगाते हैं कि जुआन पर इंक्वायरी करो। जज उन लोगों को बाहर भेज देता है और सॉन्ग और प्रोसिक्यूटर को बुलाकर कहता है कि ये लोग क्या चाहते हैं कि मैं अब जुआन को बुलाकर इंक्वायरी करूं। देखो सॉन्ग, तुम कहो तो मैं उन लड़कों को कम से कम सजा दिला सकता हूँ। सॉन्ग कहता है आप लड़कों की सजा कम करने की बात कर रहे हैं, लेकिन आपको एक बात बता दूं कि उन्हें सजा मिलनी ही नहीं चाहिए, इसलिए तो मैं एक केस लड़ रहा हूँ। अब ये सब कुछ देखकर भी जुआन एकदम आराम से बैठा होता है कि मेरा तुम लोग कुछ नहीं बिगाड़ सकते। कोर्ट की प्रोसीडिंग्स को एक मीडिया का आदमी भी देख रहा होता है। ये सॉन्ग का फ्रेंड रॉनन है, जिसके साथ उस दिन आपको याद होगा कि होटल में लड़ाई हो गई थी इन दोनों की। जब सॉन्ग तो सरकार को सपोर्ट कर रहा था लेकिन वो इनका सपोर्ट नहीं कर रहा था। लेकिन आज सॉन्ग को सरकार पर उंगली उठाते हुए देखकर रोनन बहुत खुश होता है और उसकी मदद करता है। इसी बीच उस बड़ी कंपनी का मालिक सॉन्ग से कहता है कि अगर आप नेशनल सिक्योरिटी वाला केस छोड़ दें तो अच्छा होगा, वरना हम सरकार के खिलाफ जाकर आपको अपनी कंपनी की केसेस तो नहीं दे सकते। सॉन्ग कह देता है कि मेरे लिए आपकी कंपनी से ज्यादा उन बच्चों का केस अहमियत रखता है सर, आप जाइए अपने लिए कोई दूसरा लॉयर कर दीजिए। अगली हियरिंग के लिए सॉन्ग कोर्ट जाता है तो कुछ लोग उसे कम्युनिस्ट कहकर उस पर अंडे फेंक देते हैं। उसे साफ करके सॉन्ग फिर बाथरूम जाता है तो वहाँ रोनन आकर उसे अपना कोट देता है और कहता है कि तुमने जो कदम उठाया बिल्कुल सही दिशा में उठाया भाई। सॉन्ग पहुंचता है कोर्ट रूम में तो पार्क की माँ और कुछ लोग वहाँ बाहर खड़े होते हैं। वो कहते हैं कि ये लोग हमें अंदर जाने ही नहीं दे रहे, कहते हैं कि अंदर जगह नहीं है। सॉन्ग देखता है कि अंदर जगह इसीलिए नहीं है क्योंकि जुआन ने हर बेंच पर अपने आदमी को बैठा के रखा हुआ है। फिर सॉन्ग अंदर जाकर जुआन से पूछताछ करता है। अब एक बात बताइए, इन स्टूडेंट्स को अरेस्ट करने के लिए आपके पास वारंट था? क्या आपने इनके पेरेंट्स को बताया कि आप उन बच्चों को अरेस्ट कर रहे हैं? जुआन कहता है वो सब नॉर्मल केस में होता होगा, लेकिन ये नेशनल सिक्योरिटी का मामला है, इसमें वारंट की जरूरत नहीं होती, डायरेक्टली अरेस्ट किया जाता है। ठीक है, लेकिन एक और बात ध्यान रखिए, ये स्टूडेंट्स हैं, इस देश का फ्यूचर है, इन्हें तुमने इतनी बेरहमी से पीटा क्यों? जुआन कहता है आपसे किसने कहा कि मैंने इन्हें मारा है? ये लड़के तो खुद जाकर बाथरूम में अपना सर फोड़ लेते थे, उसका तो मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। अब सॉन्ग गुस्से में कहता है कि ये बच्चे ही कल इस देश को ताकतवर बनाएंगे। जरा अपने जमीर की बात सुन लो और सच बताओ कि तुमने इन्हें मारा क्यों? लेकिन जुआन ये मानने को तैयार ही नहीं होता कि उसने बच्चों को टॉर्चर किया था। अब सरकार दूसरे तरीके से सॉन्ग को टॉर्चर करने लग जाती है। बेवजह सॉन्ग के ऑफिस पर आईटी रेड पड़ती है। घर पर उसकी वाइफ बहुत डरी हुई होती है क्योंकि उसे किसी ने कॉल करके इनके बच्चों के नाम और स्कूल का नाम भी बताया और धमकाया कि अगर बच्चों की खैरियत चाहिए तो अपने पति से कहो ये केस छोड़ दो। सॉन्ग की वाइफ भी विनती करती है कि प्लीज ये केस छोड़ दीजिए, हमारे बच्चों को खतरा है इससे। लेकिन सॉन्ग ने अब जो कदम बढ़ाया था वो अब उससे पीछे नहीं हटना चाहता। चौबीसों घंटे एक पुलिस वाला सॉन्ग के पीछे पड़ा होता है और नोट करता है कि वो कहाँ जाता है, किसके साथ बात करता है, सब कुछ। सॉन्ग के लिए फिर एक पार्सल आता है, उसके साथ डिलीवरी वाला एक लेटर भी देता है। ये लेटर ये किसने भेजा है? वो कहता है पता नहीं सर, इस लेटर में उसका एड्रेस लिखा तो है। सॉन्ग समझ जाता है कि कोई इस केस में उसकी मदद करना चाहता है। लेकिन अब सॉन्ग को पुलिस वॉच कर रही होती है तो वो इस डिलीवरी बॉय का ड्रेस पहनकर उस एड्रेस पर जाता है जहाँ से लेटर आया था। इस लेटर को भेजा था उसी मेडिक ने जिसे जुआन ने हायर किया था। वो सॉन्ग को बताता है कि जाने अनजाने में मैं भी इन बच्चों के टॉर्चर में शामिल था, लेकिन मेरा ज़मीर मुझे रोज कोसता था कि तुम जो ये काम कर रहे हो ये गलत काम कर रहे हो, गलत लोगों का साथ दे रहे हो।
वो आगे बताता है कि जुआन के कहने पर मैं रोज पार्क और उसके फ्रेंड्स को बेहोशी की दवा देता था ताकि वो जुआन का किया हुआ टॉर्चर भूल जाए, लेकिन मैं नहीं चाहता कि उन बच्चों के साथ कुछ बुरा हो, इसलिए मैं कोर्ट में गवाही देने के लिए तैयार हूँ। अब फाइनल हियरिंग में मेडिक सब कुछ साफ साफ बताता है और सॉन्ग ये साबित भी कर देता है कि उन स्टूडेंट्स को मार मार कर जबरदस्ती उनका स्टेटमेंट बुलवाया गया था। तभी जुआन प्रोसिक्यूटर के कान में कुछ कहता है। प्रोसिक्यूटर जज को कहता है कि ये मेडिक 5 दिन पहले अपनी सरकारी नौकरी छोड़ चुका है, इसकी गवाही को हमें एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। मेडिक कहता है कि मैंने नौकरी नहीं छोड़ी सर, मैं छुट्टी पे हूँ। पर जुआन ऐसे जाली डॉक्यूमेंट्स तैयार कर चुका था जिनसे ये साबित हो जाता है कि मेडिक को कब से नौकरी से निकाल दिया गया था और इसे जुआन ने कभी हायर किया ही नहीं। फिर क्या था, झूठी गवाही देने के जुर्म में मेडिक पर भी एंटी नेशनल का धब्बा लग जाता है और उसे भी नेशनल सिक्योरिटी लॉ के तहत अरेस्ट किया जाता है। सॉन्ग के गुस्से का ठिकाना नहीं होता, लेकिन जज फैसला सुना देता है कि पार्क और उसके फ्रेंड्स ने सरकार के खिलाफ काम किया है, वो एंटी नेशनल्स है। अब सॉन्ग पूरी तरह टूट जाता है क्योंकि लोगों का विश्वास है कि और कहीं पर न्याय मिले ना मिले कोर्ट में जरूर मिलता है। पर जब कोर्ट भी इस विषय में हार जाते हैं तो आम इंसान क्या करे, यही सोचकर सॉन्ग मायूस हो जाता है। कुछ दिन बीत जाते हैं, फिर लोगों में हिम्मत आती है और आम लोग एक समूह बनाकर मिलिट्री सरकार के खिलाफ उठ खड़े होते हैं और उनका नेतृत्व करता है सॉन्ग। वो इंसान जिसे सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट करने वालों से नफरत थी, वो अपने देश की जनता के लिए सरकार से भिड़ गया और इस प्रोटेस्ट में वो सबसे आगे खड़ा होता है। लेकिन सॉन्ग को अरेस्ट कर लिया जाता है और वो पूछते हैं कि सरकार के खिलाफ नारे लगाते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई। सॉन्ग कहता है कि सरकार का काम है जनता की भलाई, उनके हक के लिए काम करना, उनकी सेवा करना। पर जब सरकार अपना काम नहीं करती है तो जनता को सड़कों पर उतरकर अपने हक के लिए लड़ना पड़ता है। और अगर हक के लिए लड़ने वालों को आप देशद्रोही कहते हैं तो मैं खुशी से वो खिताब अपने सर ले लूंगा। अब सॉन्ग का केस कोर्ट में शुरू होता है। अब एक कन्विक्ट गुनहगार है या नहीं, इसका फैसला या तो जूरी करती है या फिर ज्यादा से ज्यादा लॉयर्स एक होकर उस केस को एनालाइज करके जो फैसला सुनाते हैं उसी के आधार पर जजमेंट सुनाया जाता है। अब सॉन्ग के लिए लड़ने आया है उसका चीफ। वो कोर्ट को एक लिस्ट देता है जिसमें शहर के सभी नामी लॉयर्स के नाम होते हैं। चीफ बताता है कि पूरे बार काउंसिल का यही मानना है कि सॉन्ग गुनहगार नहीं है। इतना ही नहीं, आज कोर्ट में जो लोग बैठे हैं वो सभी लॉयर्स हैं और वो सॉन्ग को सपोर्ट करने आए हैं। जज उस लिस्ट से लॉयर के नाम पढ़ता है तो एक एक करके सारे लॉयर्स खड़े हो जाते हैं। ये देखकर सॉन्ग बहुत इमोशनल और खुश होता है, इसलिए नहीं कि वो छूट जाएगा बल्कि इसलिए कि जिस देश के सारे लॉयर्स न्याय के पक्ष में हो उस देश का भविष्य अच्छा ही होगा। यही तो वो लोग हैं जो आम लोगों को न्याय दिलाने का काम कर सकते हैं। अब उसे विश्वास हो जाता है कि पार्क और उसके फ्रेंड्स और इस देश के सारे स्टूडेंट्स और जितने भी लोग हैं सब तानाशाही से आजाद हो जाएंगे। और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। लेकिन जैसा माना जाता है कि ये एक रियल स्टोरी है यानी बायोग्राफिकल मूवी, तो ये है रियल लाइफ के सॉन्ग। वैसे इनका नाम है रू मो ह्यून। लास्ट सीन में जब जज उस लिस्ट से लॉयर का नाम पढ़ता है तो कोर्ट रूम में बैठे सभी लॉयर्स एक एक करके खड़े होते हैं। दरअसल उस सिटी में कुल मिलाकर सिर्फ 142 लॉयर थे, जिनमें से 99 लॉयर्स उस दिन कोर्ट में आए थे सिर्फ रूमो ह्यून को सपोर्ट करने के लिए। जो आदमी शुरुआत में रियल एस्टेट और टैक्स केसेस ले रहा था, इस केस के बाद वो एक फुल टाइम ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट बन गया और उसने ह्यूमन राइट्स के केस लड़ना शुरू कर दिया ताकि किसी को कोई आगे जाकर प्रॉब्लम ना हो। उसके बाद रो मह्यून ने एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन किया जिसके सिद्धांत उसके अपने सिद्धांत से मिलते थे। उन्होंने अपने लोगों के लिए जी जान से काम किया और 2003 में साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट भी बन गए। और फिर अपने देश के लोगों के लिए रू मह्यून ने एक प्रेसिडेंट के तौर पर काम किया 2009 में। और 2009 में जब वो 62 साल के थे तब उनका देहांत हो गया। वो आदमी जिसके पास अपनी पत्नी की डिलीवरी तक के पैसे नहीं थे, वो देश का प्रेसिडेंट बना। और ये कहानी सच में दोस्तों इंस्पायरिंग है। बोलते बोलते मेरे रोंगटे खड़े हो गए। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये मूवी, और ये वीडियो अच्छी लगी हो, स्टोरी अच्छी लगी हो, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो, कुछ हिम्मत आई हो करने की, तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में, ध्यान रखिए अपना एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग। और वीडियो भाई ख़त्म हो चुकी है। वीडियो कैसी लगी आपको रिएक्शन में कमेंट में बताएं। आप भी अपना रिएक्शन दें। थैंक यू वेरी मच।